हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, नेचर पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड पढ़ने वाले हैं। डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड प्लस लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्लियर पढ़ेंगे डिटेल में। एंड टाइप्स एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिमांड क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, बेसिक जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स पे है, तो प्लीज़ जा करके उसको चेकआउट करिए और उसको रीड करिए। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है। मैं दोनों में आपको पढ़ाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड इज़ मोर देन जस्ट अ विश। एक विश से बहुत हद तक ज़्यादा है डिमांड, और अ नीड, एक ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा है। इट रिक्वायर्स थ्री थिंग्स टू एग्जिस्ट: द डिज़ायर फॉर अ प्रोडक्ट, द मनी टू बाई इट एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड दैट मनी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिमांड को वो सिर्फ एक विश नहीं है, वो सिर्फ एक नीड नहीं है, बल्कि इससे बढ़ कर के कुछ है। उसको तीन चीज़ों में डिफ़ाइन किया गया है। डिमांड को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, किन किन चीज़ों में? एक तो ये कि डिज़ायर होना चाहिए प्रोडक्ट को, यानी कि एक कस्टमर चाहना चाहिए उस प्रोडक्ट को, पसंद करना चाहिए, उसको ख़रीदने के बारे में उसको सोचना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? द मनी टू बाई इट, उसके पास एक पर्याप्त पैसा होना चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, लास्ट क्या है? एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड दैट मनी, उसके पास जो मनी है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है, वो उस मनी को उसके लिए ख़रीदने के लिए पे करने का उसका विलिंगनेस होना चाहिए। यानी उसके अंदर चाह होनी चाहिए कि हाँ, एक प्राइस पे, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उस पे वो उसको ख़रीदने के लिए तैयार है, सक्षम है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है आपकी डिमांड में इंक्लूड होती है। ये तीन चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज। डिमांड क्या है? एक गुड और सर्विसेज की क्वांटिटी है, बोला जा रहा है। दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, जिसको कस्टमर क्या करता है? विलिंग करता है, खरीदने के लिए चाह रखता है, और एबल टू परचेज, और खरीदने के लिए सक्षम भी है। एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक स्पेसिफिक प्राइस जो प्रोडक्ट का होगा उस पर वो खरीदने के तैयार भी है, खर्च करने के लिए भी तैयार है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो एक समय सीमा होगी उस प्रोडक्ट को बेचने की, उस प्रोडक्ट को खरीदने की, उस समय सीमा में वो ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। कौन कौन सी? पहला देखिए, डिज़ायर, उस प्रोडक्ट को चाहना चाहिए, उस प्रोडक्ट के लिए उसको कुछ ना कुछ मन में जागना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे ज़रूरत का, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए होगा अपनी लाइफ में। सेकंड क्या है? एबिलिटी टू पे, उस चीज़ को खरीदने के लिए पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास में। ठीक है, पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास। लास्ट क्या लिखा हुआ है? विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब होता है कि पैसे तो देखो उसके पास है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी उसको सही लग रही है, लेकिन वो उसको खरीदने के लिए सक्षम है कि नहीं, वो उसको खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं, उस जो प्राइस है, जो सेट किया गया प्रोडक्ट प्राइस, उस प्राइस में वो उसको खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं। और जब वो उस प्राइस में उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है कस्टमर, तब जा कर के हम उसको डिफ़ाइन करते हैं डिमांड के रूप में। क्लियर है? यहाँ पे मैं आप लोग को हिंदी में बता देती हूँ थोड़ा सा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग का मतलब केवल किसी वस्तु को चाहने से नहीं होता। मांग तब बनती है जब किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो, क्लियर, उसे खरीदने की सक्षमता हो, यानी उसके पास पैसे हो उतने, और उसे पैसे को खर्च करने की तत्परता हो, एक साथ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ, तीनों एलिमेंट आपकी डिमांड में होनी चाहिए, तब उसमें बोला जाएगा कि हाँ, मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है। सरल परिभाषा आपको दिया हुआ है। एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार और सक्षम होता है उसे मांग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होता है कि कौन कौन से ऐसे घटक है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जो
डिमांड को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं ऐसे मतलब है किस किस कारण के वजह से डिमांड या तो इंक्रीज़ हो सकता है या तो डिमांड डिक्रीज़ हो सकता है। नीचे स्लाइड में देखिए ये सारी चीज़ें सेम चीज़ें मैंने हिंदी में मेंशन करी हुई है, व्यक्तिगत मांग के निर्धारक। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं वो दो तरीके के डिमांड होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा होता है आपका मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल और केवल एक पर्सन की बात की जा रही कि एक पर्सन का डिमांड क्या है, एक पर्सन के डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है या तो इंक्रीज़ कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्केट डिमांड को कौन कौन से घटक जो है वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जो इफ़ेक्ट डालते हैं उन पे। मार्केट डिमांड हो गया यानी एग्रीगेट मार्केट की बात की जा रही, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के डिमांड को जो प्रभावित करता है उनकी बात करेंगे हम। फिलहाल स्टडी करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड अ सिंगल कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो गया जिसको एक सिंगल कंज्यूमर चाह रहा है खरीदने के लिए और उसको उसकी मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है एक गिवन प्राइस पे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे इफेक्ट डिटर्मिनेंट्स है जो उसको इफ़ेक्ट करती है। पहला लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है उसका खुद का प्राइस। ठीक है, उसका खुद का प्राइस भी उसको इफ़ेक्ट करेगा। कैसे करेगा, अगर प्राइस कभी ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है डिमांड उसका कम हो जाए, हो सकता है प्राइस कम हो जाए तो डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वैसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एज द प्राइस राइजेज, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर प्राइस कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्या दिया हुआ आपका, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए कंज्यूमर का जो इनकम होता है वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है। इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर हम लोग दो प्रकार के गुड्स पढ़ते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स, एक होता है आपका इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स होता है जो थोड़ा सा लग्जरियस टाइप की चीज़ें होती है, उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स बोल सकते हैं। इन्फीरियर गुड्स हम उसको बोल सकते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के गुड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चीप नहीं बोल सकती मैं उसको, लेकिन मॉडरेट टाइप के गुड्स होते हैं। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे इफेक्ट डालते हैं देखिएगा, हायर इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम, किसी भी व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ जाती है, ठीक है, इनकम अगर बढ़ जाती है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, उसके लिए नॉर्मल गुड्स के लिए उसका डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं आप लोग को एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर हम नॉर्मल गुड्स में एग्जांपल लेते हैं एसी का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई कंज्यूमर है राम नाम का, ठीक है, जो कमोडिटी को परचेज़ करना चाहता है, जिसकी इनकम होगी 20,000 रुपीज़, अब उसकी इनकम बढ़ के 40,000 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एसी खरीदने की तरफ जाएगा। उसके घर में अगर पंखा होगा, फ़ैन होगा, टेबल फ़ैन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, लग्जरियस आइटम की तरफ शिफ्ट होगा। वो चाहेगा कि हाँ मेरे घर में एसी भी हो, टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, कलर टीवी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम में इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल गुड्स के डिमांड में भी इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट डिक्रीजेज डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के डिमांड के साथ क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यदि कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, समझिए बात को। इन्फीरियर गुड्स में मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ कूलर का। समझिए एक जो व्यक्ति है राम नाम का, उसके घर में अभी तक से कूलर चल रहा था गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी जब सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी जब उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, उसका इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, कूलर को तो हटा देगा अपने घर से। ठीक है, और क्या करेगा, एसी को अपने घर में ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ी हुई है। तो इन्फीरियर गुड्स के डिमांड में क्या हुआ, हमको डिक्रीज़ देखने को मिला। बस ऐसे ही काम करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, यदि इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अब अगर इनकम कम हो जाती है कोई भी कंज्यूमर की, तो वो क्या करेगा, लग्जरियस गुड्स नहीं खरीद पाएगा, नॉर्मल गुड्स नहीं खरीद पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और क्या होगा,
इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि वो अपने घर में क्या करेगा, कूलर ही लगाएगा, वो अपने घर में कलर टीवी के बजाय ब्लैक एंड टीवी लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के अंदर भी हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। कौन कौन से गुड्स पढ़ते हैं, एक होता है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स मैं आप लोग को बता देती हूँ, वो गुड्स होते हैं जिनके बदले में उसके जैसा ही कोई और गुड्स को इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, टी एंड कॉफ़ी। अगर आप चाय पीना चाहते हैं, यदि आपको चाय अवेलेबल नहीं है आपके आसपास में, तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी से आप काम चला लोगे। तो कॉफ़ी और टी जो है क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स है। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ, फ्रूटी और माज़ा। यदि आपको मार्केट में फ्रूटी नहीं मिलती है और आपको मैंगो जूस टाइप कुछ पीने का मन करे, अगर आपको मार्केट में फ्रूटी नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, दुकान वाले से माज़ा परचेस कर सकते हो। तो वो दोनों क्या एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिन गुड्स को एक साथ ही इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कार और पेट्रोल का। अगर आप कार खरीदे हो तो आपको पेट्रोल चाहिए, अगर आपके पास ब्रेड है तो आपको बटर चाहिए, अगर आपके पास पेन है तो आपको इंक चाहिए। तो ऐसे जो गुड्स जो साथ में ही कंज्यूम किए जाते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों गुड्स की डिमांड किस प्रकार से असर होते हैं। डिमांड राइजेज इफ़ सब्सटीट्यूट गुड्स गेट कॉस्टलियर। क्या बोला जा रहा है, अगर समझ लीजिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे टी और कॉफ़ी का दिया हुआ है, तो अगर टी का जो दाम है, टी की जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। समझिए अगर टी हमारी जो 20 रुपये की चाय अगर मिलती है वो अगर कल को 40 रुपये की चाय हो जाए, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, चाय को पीना बंद कर देंगे, टी पीना बंद कर देंगे और किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूट गुड्स में इफेक्ट करता है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे होता है, अगर कार का दाम बढ़ जाएगा ना तो आप पेट्रोल भी कंज्यूम करना कम कर दोगे। क्यों, क्योंकि अगर कार की दाम बढ़ गई और कार आप नहीं खरीद पा रहे हो तो जाहिर सी बात आपको पेट्रोल का भी यूज़ नहीं लगेगा। अगर पेन का दाम बढ़ जाता है तो आप इंक भी खरीदना छोड़ दोगे। अगर ब्रेड का दाम बढ़ जाता है तो आप बटर खरीदना भी छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जो है डिमांड असर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, उस पर कैसे असर पड़ता है। फेवरेबल चेंजेस इन फैशन हैबिट्स और प्रेफरेंस इंक्रीजेस डिमांड। देखिए फेवरेबल चेंजेस इन फैशन का मतलब है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कंटिन्यूसली फैशन में चेंज आता है, जनरेशन के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, हर प्रकार से फैशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपकी आदतें हो सकती है बदल जाए, जैसे आप आज की डेट में पी रहे हो कॉफ़ी, आपको रेगुलर कॉफ़ी पीने की आदत है, लेकिन अचानक से आप, क्योंकि आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, आप ग्रीन टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, यदि तो आपने क्या किया, अपनी हैबिट जो है बदल ली, हैबिट बदल ली तो क्या होगा, आपके ग्रीन टी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्रीन टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब आप अपने हैबिट्स चेंज करते हो या आप जब आपकी हैबिट में चेंजेस देखने को मिलती है या आपकी जो प्रेफरेंसेस होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलती है, तो आपका डिमांड क्या हो सकता है, उससे इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दिया तो ग्रीन टी का डिमांड ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने फैशन में चेंज करा, जैसे आप रेगुलर डेज में साड़ी पहनते हो, साड़ी को हटा करके अगर आपने जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दिया या सूट पहनना शुरू कर दिया तो सूट के और जीन्स के जो है डिमांड वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो फैशन में चेंजेस आने की वजह से या आपके हैबिट्स में चेंजेस आने की वजह से या आपकी प्रेफरेंसेस में चेंजेस आने की वजह से भी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कंज्यूमर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कैसे वो डिमांड पे असर डालता है। इफ़ बायर्स एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज इन द फ्यूचर। अब बायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाए, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाए, तो अभी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ बायर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर, तो क्या होगा, करेंट जो डिमांड है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा।
देखिए क्या होगा, अगर एक बायर ये सोचता है कि आने वाले फ्यूचर में जो है इस कमोडिटी की या इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, तो वो क्या करेगा, आज के टाइम में करेंट पीरियड में क्या करेगा, वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। तो करेंट डेट में डिमांड का क्या हुआ, करेंट पीरियड में डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर बायर या कंज्यूमर ये सोचता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको, जो आपका करंट डिमांड रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि आप क्या सोचोगे, भाई जब दाम कम हो जाएगा ना, जब आने वाले 1 मंथ के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में जब डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, तब हम उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। तो करेंट पीरियड में डिमांड क्या हुआ, आपका डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड था। हिंदी में सेम चीज़ें लिखी हुई है, व्यक्तिगत मांग के निर्धारक, वस्तु की कीमत, सेम चीज़ें, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं, भविष्य की आशंकाएं। ठीक है, सेम चीज़ें लिखी हुई, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर उनको कोई और भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उस चीज़ पे ज़रूर काम करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट डिमांड बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता है, एग्रीगेट पीपल के बारे में बात करता है। ठीक है, उनके डिमांड को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, उनका डिमांड कैसे इफेक्ट होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग मार्केट डिमांड में पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन द मार्केट। मार्केट में जो भी इंडिविजुअल डिमांड है उन सबका कंबाइन करके, सबका टोटल सम को हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द इंडिविजुअल्स फैक्टर्स लिस्टेड अबव प्लस द फॉलोइंग मैक्रो फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, जो हमको इंडिविजुअल डिमांड को जो इफेक्ट करते हुए डिटर्मिनेंट्स हमको दिखाए, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। प्लस जो अभी हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो 3 चीज़ें भी मार्केट डिमांड के अंदर यूज़ होगी। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड में आपने 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़े जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप लोग, मार्केट डिमांड में वो 5 और ये 3, यानी टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अ लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीजेज ओवरऑल डिमांड, अ हायर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेज डिमांड फॉर टॉयस। यानी कि क्या मतलब हुआ कि यदि अगर पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी चीज़ को चाहने लग जाती है, किसी वस्तु की डिमांड करने लग जाएगी, तो क्या होगा, उस वस्तु की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि अगर पॉपुलेशन में चिल्ड्रन की संख्या बढ़ जाएगी तो चिल्ड्रंस के कपड़े, उनके टॉयज़, उनके इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर यूथ की संख्या बढ़ जाएगी तो यूथ के प्रकार के जो ट्रेंड्स रहेंगे, जो फैशन रहेगा, जो कपड़े रहेंगे, जो शूज़ रहेंगे, उन सारी चीज़ों का डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इंक्रीजेज द डिमांड फॉर नेसेसिटीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज लग्जरी डिमांड। क्या बोला जा रहा है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो क्या करता है, डिमांड को इंक्रीज करता है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उनके डिमांड को इंक्रीज करता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, लग्जरी डिमांड को इंक्रीज करता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखिए हम लोग इकोनॉमी में अपने देखते हैं, हम लोग इकोनॉमी में अपने क्या देखते हैं कि इनकम एक तरीके का नहीं है। जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर्स है सोसाइटी में जो काम कर रहे हैं, जो पूरे नेशन में काम कर रहे हैं, उनका किसी का इनकम हम लोग इक्वल नहीं देखते। ठीक है, तो क्या होता है, जिनके पास ज़्यादा इनकम है वो लोग क्या करेंगे, लग्जरी आइटम को, ऑब्वियस सी बात है, लग्जरी आइटम को परचेज़ करेंगे। उनकी हैबिट भी वैसे ही होगी कि उन लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदते होंगे, लग्जरियस आइटम खरीदते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कोई कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा है, कोई कंज्यूमर के पास कम पैसा है, तो जिनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो जाहिर सी बात है वो तो लग्जरी आइटम ही परचेज़ करना शुरू करेंगे या परचेज़ करेंगे, तो
उनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होते चले जाएगी। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जाहिर सी बात है उनका जो डिमांड रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, लास्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, सीज़न एंड वेदर। सीज़न एंड वेदर, अब देखिए सीज़न और वेदर किस प्रकार से मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। सीजनल चेंजेस डायरेक्टली ऑल्टर डिमांड, यानी कि एयर कंडीशनर इन समर, स्वेटर्स इन विंटर। देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि सीजनल चेंजेस जो आपको देखने को मिलती है, मौसम में जो चेंजेस देखने को मिलती है वो कैसे डिमांड पे असर करती है। समझ लीजिए विंटर का समय है तो विंटर में जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग स्वेटर पहनेंगे, शॉल पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे। तो विंटर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कमोडिटी होगी उनका डिमांड इंक्रीज़ होता दिखाई देगा आपको। और गर्मी में क्या होगा, कूलर के दाम बढ़ेंगे, एसी के दाम बढ़ेंगे, कॉटन जो कपड़े हम लोग पहनते हैं जनरली समर्स में उनके दाम बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसे रहती है जो आप समर में जिसकी ज़्यादा वैल्यू आपको पता चलेगी कि हाँ ये चीज़ें समर में ज़्यादा यूज़ होने वाली, तो उसकी डिमांड समर में आपको बढ़ते दिखाई देंगे। कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आप विंटर में देखोगे। वहीं अगर आप रेनी सीज़न की बात करो तो यहाँ पे अम्ब्रेला की, रेनकोट की, और हो सकता है कि कुछ लोग डेली ऑफिस जाने वाले हो, डेली दूर ट्रैवल करते हैं तो वो लोग कार भी खरीदना प्रेफर करें। तो क्या होगी, ये सारी चीज़ों की डिमांड वहाँ पे आपको इंक्रीज़ होते दिखाई देगी। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है हिंदी में, जनसंख्या का आकार और संरचना, सेम चीज़ ही लिखी हुई है बिल्कुल। आय का वितरण होना, मौसम और जलवायु। ठीक है, ये तीन चीज़ें एडिशनल है जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड को क्या बोला जाता है, हिंदी में मांग में परिवर्तन बोला जाता है। चेंज इन डिमांड का मतलब है कि मार्केट में जो चेंज हो रहा है। देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी के हिसाब से पढ़ रहे थे। ठीक है, कि डिमांड को क्वालिटी वाइज कैसे इफेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट के साथ पढ़ेंगे कि क्वांटिटी वाइज मेजरमेंट के हिसाब से डिमांड कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होता है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर में हमने क्या पढ़ा डिटर्मिनेंट्स में, कि केवल डिमांड इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, ये तो हमको पता है। उसके कौन कौन से फैक्टर्स है ये भी हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मेजरमेंट क्या होगा उसका इंक्रीज और डिक्रीज होने का, यानी कि कितने प्रतिशत होंगे इंक्रीज और डिक्रीज होने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंज इन डिमांड। अ चेंज इन डिमांड ऑल्सो नोन एज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर। देखिए चेंज ऑफ डिमांड को क्या बोला जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोला जाता है। चेंज इन डिमांड को क्या बोला जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोला जाता है। देखिए ये एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन डिमांड। इसको क्या बोला जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोला जाता है। ऑकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस एट द सेम प्राइस। क्या बोला जा रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड रहती है वो चेंज होता है, जो कमोडिटी का प्राइस है उस पर चेंज होता है ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। उसके जो प्रोडक्ट का खुद का प्राइस है, जो कमोडिटी का खुद का प्राइस है, उसके अलावा कोई और फैक्टर्स की वजह से चेंजेस होता है तो उसको हम लोग चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिमांड में चेंज तो हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स यानी जो हमने अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उन सारी चीज़ों की वजह से जब डिमांड में इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनका कमोडिटी का खुद का प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े, जो फैक्टर्स हमने पढ़े, उसके वजह से चेंज हो रहा है। इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये क्वांटिटी डिमांड से थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, आपको पता होगा, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज इन डिमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का भी वीडियो चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डिमांड शेड्यूल शोज दैट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बट द क्वांटिटी डिमांड इट चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम और सडन चेंज इन सीजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं शेड्यूल के हिसाब से। पहले मैं आपको समझाती हूँ। प्राइस दिया हुआ है, ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई है और न्यू क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, प्राइस क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, उसमें एक कंज्यूमर क्या करता है, 30 रुपीज़ में कॉमोडिटी को 100 यूनिट्स में परचेज कर सकता है। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी बोल रही है,
100 यूनिट्स की, ठीक है, यानी 30 रुपये में उसको 100 यूनिट्स मिल जाता था। लेकिन प्राइस जब आपका प्राइस तो सेम ही रहेगा, कोई और फैक्टर होगा, जैसे कि ऊपर में ये लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है। तो अदर फैक्टर की वजह से अगर इसमें इफेक्ट पड़ता है तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 150 रुपये 150 यूनिट्स की हो जाती है। यानी अब वो 30 रुपये में क्या कर सकता है, 150 यूनिट कंज्यूम कर पा रहा है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, 30 रुपीज़ में जब ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी 400 रहती है, ठीक है, 400 रहती है, और उसी चीज़ में समझ लीजिए सीज़न में चेंज होने की वजह से, जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है, सीज़न में चेंज होने की वजह से जो न्यू क्वांटिटी है वो कितनी हो जाती है, उसकी 2.5, यानी कि क्या हो रहा है, आपको कम होता दिखाई दे रहा है। फर्स्ट केस में हम लोग को क्या दिखाई दिया, इंक्रीज होता दिखाई दिया। सेकेंड केस में हमको क्या दिखाई दिया, डिक्रीज होता दिखाई दिया। इसी को हम लोग शेड्यूल में समझते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डिमांड चेंजेस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब एंटायर डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, पैरेलल शिफ्ट कर जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, ओरिजिनल पोजीशन से पैरेलल वे में शिफ्ट कर जाता है, उसको हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। जब डिमांड चेंज होता है तब एन इंक्रीज इन डिमांड, जब इनका डिमांड में इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, शिफ्ट्स डिमांड कर्व टू द राइट, क्या होता है, वो राइट और शिफ्ट कर जाता है। और डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट, जब डिमांड में डिक्रीज होता है तो वो क्या करता है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाता है। आप पहला वाला डायग्राम देखिएगा, ये पहले केस को दर्शाता है। जब आपका 30 रुपीज़ प्राइस था तब आपको 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर पाते थे, और किसी रीज़न के वजह से जब उस पर इफेक्ट पड़ा, जब डिमांड चेंज हुआ यानी कि इंक्रीज़ हुआ, तो आप 150 क्वांटिटी जो है आप उसका 30 रुपये में ही कंज्यूम कर पाते। तो क्या हुआ, आपको डिमांड आपको पैरेलल वे में, राइट वे में शिफ्ट होते दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी। सेकेंड केस देखिएगा, ये आपके दूसरे वाले केस को, सेकेंड डायग्राम देखिएगा, ये आपके दूसरे वाले केस को दर्शाता है। यहाँ पे प्राइस 30 ही रहेगी, प्राइस तो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे पहले आप 400 क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, उसके बाद क्या हुआ, डिमांड में डिक्रीज़ हुआ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ, 250 क्वांटिटी अब आप उसमें कंज्यूम कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लेफ़्ट और डिमांड आते दिखाई दे रहा होगा, यानी पैरेलल वे में ही यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है डिमांड लेफ्ट की तरफ में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉजेज़ फॉर राइटवर्ड शिफ्टमेंट कौन कौन सी है। राइट यानी कि राइटवर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है डिमांड, इंक्रीज हो रहा है डिमांड, तो उसके कारण क्या क्या है, राइज इन कंज्यूमर इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स के लिए कंज्यूमर इनकम का राइज होना, तो भी आपका डिमांड इंक्रीज होगा। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉफ़ी प्राइस राइजेस, टी डिमांड इंक्रीजेस। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में भी इंक्रीज होने की वजह से आपको डिमांड जो है वो इंक्रीज होता दिखाई देगा। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशंस, अगर फेवरेबल चेंजेस का मतलब होता है कि आप जिस प्रकार का टेस्ट चेंज कर रहे हो, यानी अच्छा चेंज हो रहा है, सही चेंज हो रहा है, आपके हिसाब से फेवरेबल चेंज हो रहा है, तो भी आपका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉजेज फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट, यानी कि डिमांड डिक्रीज होगा और लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट कब करेगा, फॉल इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर इनकम में कमी आ जाने की वजह से डिक्रीज अगर हो जाता है तो भी आपका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल प्राइजेस इंक्रीजेस, कार डिमांड डिक्रीजेस। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे भी आपको डिमांड क्या है, डिक्रीज होते दिखाई देगा। आउटडेटेड फैशन और अनफेवरेबल वेदर चेंजेस, ठीक है, आउटडेटेड फैशन होगा यदि और अनफेवरेबल वेदर चेंजेस होते तो भी आपको डिमांड में डिक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, मांग में परिवर्तन, सेम चीज़ें लिखी हुई है, ग्राफ भी उसी चीज़ का बना है, शेड्यूल भी उसी चीज़ का बना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मांग में वृद्धि के कारण, सेम वही चीज़ें लिखी हुई, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिनके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है मांग में कमी के कारण कौन कौन से होंगे, यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ मांग में वृद्धि के कारण कौन कौन से होंगे, ये आपका दिया है मांग में कमी के कारण कौन कौन से होंगे। दोनों में ही ये सेम ही ग्राफ आपको दिखाई देगा, इस शेड्यूल के हिसाब से ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड और पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।